नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर कांस्टेबल राकेश राणा मूछ केस में अपडेट मिला है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है। गृह मंत्री ने मामले में रिपोर्ट तलब की। राकेश राणा को किया जा सकता है बहाल। मूछ को लेकर राकेश राणा को किया गया था सस्पेंड। आईजी डीजीपी से तलब की गई है रिपोर्ट। तो बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री ने मामले में रिपोर्ट तलब की है और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर को दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, जिन्होंने अब आज डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। और कांस्टेबल राकेश राणा मूछ अब केस में अपडेट है। ये सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है। और जब न्यूज 18 ने बात की थी राकेश राणा से, तो उनका ये कहना था कि निलंबन भले हो जाए लेकिन वे मूछ नहीं कटवाएंगे। कहीं ना कहीं उनके शान की बात है। और जैसा कि उन्होंने जो अभिनंदन है उनको अपना रोल मॉडल बताते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूछ रखी हुई है। यदि मूछों से कोई दिक्कत है, उनको निलंबित किया जा रहा है, तो उनको निलंबन मंजूर है, लेकिन वो अपनी मूछ नहीं कटवाएंगे। और जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें मूछ को अहम कड़ी बताते हुए इनको निलंबित किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएं। तो सुना आपने, दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है। दोनों ही पक्षों के बीच की जो बातचीत है उसको जाना जाएगा और उसके बाद क्या किया जाना है, जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। हो सकता है कि राकेश राणा को बहाल किया जाए। मूछ को लेकर राकेश राणा को सस्पेंड किया गया था और आज डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। दोनों पक्षों को बुलाया गया है जिसमें बातचीत होनी है। कारण एक जवान को निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ राकेश राणा हैं, जिन पर जांच की बात कही गई है। क्या वजह रही कि आपकी मूछों की एक वजह से आपको एक आदेश मिला है जिसमें आपको निलंबित करने की बात कही है? जी, कोई इशू नहीं है उसका। मूछों का पुलिस विभाग में रख सकते हैं आप मूछें। दाढ़ी का ऑफिशियली नियम है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, सिर्फ सिख धर्म को छोड़ के। अथवा मोमेडियन भी अगर मंजूरी लें वरिष्ठ अधिकारियों से तो ही दाढ़ी रख सकते हैं। बाकी मूछों का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मूछों आज से पहले भी कई अधिकारी भी रखे हैं मूछें, पुलिस जवान भी रखे हैं, और देखने में भी आया है कि जवान बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं मूछों में। थोड़ी पुलिस की भी दबंगाई रहती है। मगर हवाला दिया गया आदेश में कि इसकी वजह से आपका लुक सही नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो क्या वजह? सर, प्रॉपर वर्दी में रहता हूँ और पिछले 1 साल से श्रीमान के सेवाएं दे रहा हूँ। कौन है श्रीमान जिन्होंने आपत्ति जाहिर की? ये स्पेशल डीजी साहब हैं, रायन मिश्रा साहब, जिनके द्वारा आपत्ति उठाई गई है मूछों को लेके मेरी, कि आप अपनी मूछें कटवाइए वरना आपको निलंबित कर दूंगा मैं। क्या अब आप निलंबन का सामना करेंगे या मूछें बरकरार रखेंगे? सर, मैं निलंबन का सामना कर सकता हूं, पर मूछें सर कुछ सामाजिक भी रहता है। मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं और इसलिए कहना चाहूँगा कि श्रीमान, ये आत्मसम्मान वाली, स्वाभिमान वाली भी बात है मूछें कटवाना। क्या लग रहा है, आपने बात की कि जो हमारे एक अभिनंदन है सेना में, उनकी भी मूछें वैसी, आप भी उनसे प्रेरित हैं, और क्या लगता है? हाँ, उनकी भी मूछें बहुत अच्छी हैं और वो गौरव रहे हैं हमारे यहाँ के देश के, आज जंग जीत के आए हैं। तो ये क्या लग रहा है कि मूछों की वजह से ही आपको आपकी जो पुलिस विभाग है उसमें सामना करना पड़ रहा है, या कोई व्यक्तिगत वजह है आपको ऐसा? मुझे कोई व्यक्तिगत इशू नहीं लगता। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है और पिछले 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। आज तक उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला, ना मेरे गणवेश को लेके, ना मेरी वर्दी को लेके। साफ स्वच्छ वर्दी पहनता हूँ। टर्नआउट का क्या रहता है विषय, क्या विषय सामने आता है? आपकी वर्दी खराब हो या आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो उस वजह से आप सजा दे सकते हो। हमने भोपाल और एमपी पुलिस में कई ऐसे अधिकारी देखे हैं, उनकी भी मूछें रहती हैं, उनके भी अलग अलग शौक होते हैं। तो ये आपका शौक है, कुछ लोगों को बॉडी बनाने का शौक है, तो क्या इस वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं? नहीं, ये तो मेरे काफ़ी टाइम से रखी हुई है मूछें, और हमारे समाज में जातिगत भी रखते हैं, राजपूत हैं समाज से, तो अच्छी लगती हैं मूछें हम लोग रखते हैं। क्या लगता है, मूछ रहे या नौकरी रहे, किस पे कायम रहेंगे?
मूछ रहेगी। राकेश राणा जो अभी फिलहाल चर्चा में हैं, इन पर एक नोटिस जारी किया गया है कि ये अपनी मूंछों को क्लीन कराएं, उसके बाद ये नौकरी में आ पाएंगे। हालांकि विवाद अब देखते हैं कब तक जारी रहेगा। फिलहाल इनकी मूंछें चर्चा में हैं। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आज दोनों ही पक्षों को बुलाया गया बातचीत करने के लिए, और हो सकता है कि जो राकेश राणा है उनको बहाल किया जाए। जी बिल्कुल रेनू, बिल्कुल जो तरीका है बिल्कुल गलत है और जो कानून के दायरे में नहीं आता है, किसी अनुशासन के दायरे में नहीं आता है, और यही कारण है कि इस पर अब बहाली की कार्रवाई जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार की जा रही है। आदेश भी इस पर जारी किए जाएंगे, जो कि हमें अभी तक जानकारी मिली, क्योंकि गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में डीजीपी को निर्देश दिए थे करीब 1 घंटे पहले कि आप जो है करीब 12 बजे तक मुझे इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से बात करके रिपोर्ट सौंपे। क्योंकि जो जानकारी अभी गृह मंत्री के पास पहुंची है, क्योंकि भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कई एसएफ की बटालियन ऐसी है जहां पर इस तरीके की मूछें जो है वो जवानों के चेहरे पर देखी जा सकती है। तो इसमें कोई अनुशासन या कोई किसी तरीके के रेगुलेशन का कोई अवहेलना नहीं होती और इससे कोई कानून इससे वो नहीं होता है। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि अब जो है ये मामला जो है वो गृह विभाग को पहुंचा था, और गृह विभाग ने अब इस पूरे मामले में खुद गृह मंत्री ने जो है संज्ञान लिया और अब बहाली के आदेश जो दिए जा रहे हैं। और जो अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार जो विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मूछ नहीं थी, बल्कि क्योंकि राकेश राणा एक ड्राइवर थे प्रशांत शर्मा के, और उन्होंने गाड़ी में सीट के ऊपर जो हुड लगा रहता है उसको थोड़ा सा उसको ऊपर करने का बोला था, जो रेस्ट रूट जिससे हेड टिका रहता है उसको ऊपर करने का बोला था। उन्होंने ऊपर किया भी राणा ने, लेकिन वो तरीका जो है वो अधिकारी को पसंद नहीं आया और अधिकारी ने उनसे कहा कि अपना पहले मास्क जो है चेहरे पे लगाए वो उतारो। जब उन्होंने देखा कि मूछें हैं तो उसी मूछों को लेकर उन्होंने कहा कि आप जो है ये मूछें नहीं रख सकते हो, मेरे साथ आप ड्राइवर हो मेरे, इस तरीके की मूछें आप नहीं रख सकते, आपके बाल बड़े, ये कहा। और उन्होंने कहा कि ये 1 हफ्ते में ये क्लीन होना चाहिए और ये बाल भी आपके छोटे होना चाहिए। इसी को आधार बना के जो है जब कार्रवाई उन्होंने कर दी और उनको सस्पेंड कर दिया और आदेश भी जारी जो है एआईजी के द्वारा किया गया। लेकिन मामला क्योंकि मूंछों से जुड़ा हुआ था, यही कारण है कि ये मामला आगे सामाजिक तौर पर तूल पकड़ता है। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट तलब की, और जो हमें जानकारी मिली है अब इस आदेश को वापस लेने का काम किया जा रहा है। यानी जो एआईजी ने सस्पेंड के आदेश जिस अनुशासनहीनता के आधार पर जारी किए थे उसको वापस अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब दोनों पक्षों को बुलाया गया, देखना ये होगा कि इस पर अब किस तरीके से अब संज्ञान लिया जाता है। बात करेंगे दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे बैठक, मनसुख मंडाविया करेंगे बैठक। आज दोपहर 3:30 बजे बैठक होनी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों के साथ बैठक होगी। गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी। कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। कोरोना पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक। एमपी सहित कई राज्यों के साथ मंथन। तीसरी लहर से निपटने की होगी चर्चा। कोरोना पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों के साथ आज बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बैठक लेने जा रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर से खबर है, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर हुई। मामले को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर याचिका राजकुमार मिश्रा ने दायर की। जनहित याचिका एसीबी ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार के मामले नहीं कर रहा अपलोड। हाईकोर्ट ने एसीबी ईओडब्ल्यू से 14 मार्च के पहले जवाब मांगा है। एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 15 नवंबर 2016 तक सभी अपने अपने वेबसाइट पर एफआईआर को अपलोड करेंगे। इस तरह देश में सभी थाने एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, रेलवे पुलिस कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग
ये दोनों संस्थाएं एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करती ही नहीं है। मैं इस संबंध में कई बार पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका लगाया। हमारे पास कोई और विकल्प तो था ही नहीं। इस याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब के अगुवाई वाले बेंच में आदेश किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को कि आप 14 मार्च 2022 के पहले इसमें अपना जवाब पेश करें। और एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के वकील साहब का कहना है कि गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर एफआईआर को अपलोड नहीं किया जाता, जबकि इस बात की कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ना मैं सहमत था और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी इस पर आपत्ति की कि इस तरह से क्या गोपनीयता होती है एफआईआर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज गुप्ते फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एसीबी ईओडब्ल्यू के भ्रष्टाचार के मामले अपलोड नहीं कर रहा है, ऐसा क्या कारण है? पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। पूरी तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो हाई कोर्ट में लंबित है। मामले में लगातार इसमें सुनवाई भी चल रही है, चाहे एनजीओ घोटाले की बात कर लिया जाए, चाहे नान घोटाले की बात कर लिया जाए। ऐसे मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने लगातार एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन उसको सार्वजनिक जो सरकारी वेबसाइट होता है उस पर अपलोड नहीं कर रहा है, जिससे कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर ये अपराध में कौन कौन सम्मिलित है, आखिर और इसमें क्या क्या धाराएं लगी हैं। ऐसे ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि जितने भी पुलिस थाने हैं, चाहे देश भर के हो चाहे प्रदेश की बात कहा जाए, हर जगह एनआईए पुलिस थाने और रेलवे के जो पुलिस हैं, सभी जितने भी एफआईआर दर्ज करते हैं महज एक दिन में ही उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि लोग अपने एफआईआर की कॉपी को देख सके और जो डिफेंस है वो भी अपने डिफेंस कर सके। पूरे मामले को लेकर के आरटीआई एक्टिविस्ट जो कोरिया निवासी राजकुमार मिश्रा है, उन्होंने कई बार पत्रचार किया, लेकिन उसको इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। उसमें पिटिशनर इन पर्सन स्वयं उन्होंने पैरवी किया है और उसमें बताया है कि भ्रष्टाचार के मामले भी सार्वजनिक होने चाहिए, लेकिन ईओडब्ल्यू और एसीबी के जो वकील हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह मामला गोपनीयता का है, इस कारण से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस पर भी कोर्ट ने कड़ी आपत्ति की है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू एसीबी जी, शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रायपुर में से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने अमरजीत भगत के साथ बैठक की। मंत्री अमरजीत भगत के विभागों पर सीएम ने चर्चा की। विभाग के बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी गौरव द्विवेदी और वित्त विभाग के सचिव मौजूद रहे। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने की अमरजीत भगत के साथ बैठक। मंत्री अमरजीत भगत के विभागों पर सीएम ने चर्चा की। विभाग के बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने की चर्चा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी गौरव द्विवेदी, वित्त विभाग के सचिव रहे मौजूद। और इस दौरान ये जो बैठक है वो लगातार चलती रही और इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। प्रमुख तौर पर जो बजट है उसको लेकर और आगामी जो विकास के काम किए जाने उसको लेकर मंथन हुआ। तो लगातार बैठकों का दौर चलना है। 3 दिन तक ये बैठकें होंगी, जिसमें प्रमुख विभागों के जो मंत्री हैं वो बैठक में शामिल होंगे। और आज भी ये बैठक हुई, जहां मंत्री अमरजीत भगत के साथ सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। विभाग के बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य रूप से चर्चा की है। और साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना आर्थिकी सांख्यिकी गौरव द्विवेदी और वित्त विभाग के सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उस वक्त की जब ये बैठक चल रही थी। और सीएम भूपेश बघेल ने वित्त विभाग की भी बैठक ली है, जिसमें आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बैठक ली। बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी बजट को लेकर बातचीत हुई है।
साथ ही विभाग के बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी गौरव द्विवेदी और वित्त विभाग के सचिव इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने की अमरजीत भगत के साथ बैठक। मंत्री अमरजीत भगत इस दौरान मौजूद रहे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, प्रमुख जो बैठक है, देखा जा रहा है कि जो विभाग के मंत्री हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ चर्चा इस बैठक के दौरान हुई है? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों तक ये बजट की जो बैठक है वो होगी और आज सबसे पहले जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके डिपार्टमेंट की ये बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे और इस बैठक में चर्चा की गई कि जो बजट है वो किस तरीके से होगा विभाग का और क्या नई चीजें हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें खाद्यान्न को लेकर और राशन दुकानों को लेकर क्या चीजें हो सकती है, नवीन योजनाएं क्या हो सकती है, बजट का मत क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। और उसके बाद में इस बैठक के बाद में जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल है उनके विभाग की बैठक हुई और इस बैठक में भी बजट को लेकर क्या प्रावधान क्या प्रावधान किए जाएंगे, क्या प्रस्ताव होंगे। राजस्व के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन भी उनका विभाग है, इसको लेकर जो है इसमें चर्चा की जा रही है। और इसके बाद में खासतौर पर अगर हम बात करें तो और चूंकि कोरोना का समय है ऐसे में और क्या चीजें हो सकती हैं जिससे जो फैसले सुविधाएं जो है उसके अनुसार बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन तमाम तरह की चीजें भी होती है। और इसके बाद में जो उच्च शिक्षा मंत्री जो उमेश पटेल है उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ममता। तो इस तरीके से जो बैठक है वो चल रही है और लगातार 3 दिन तक प्रमुख जो सेक्टर्स है, प्रमुख विभाग है, उनके मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। तो वहीं भोपाल में पिछड़ा वर्ग संगठनों ने सीएम निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का सम्मान किया, जिसके बाद सीएम शिवराज ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ ओबीसी के हित में निकायों में आरक्षण सहित अन्य सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। वहीं बीडी शर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ ही योजनाओं से लाभान्वित करने का काम चल रहा है। जबलपुर में भी आज से प्रिकॉशन डोज लगने शुरू हो गए हैं। जिले में सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने पत्नी के साथ पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवाए। जो वैक्सीन दूसरे डोज में लगी वही तीसरे डोज में लगाई जाएगी। 2 वैक्सीनेशन लगातार तकरीबन सारी पॉपुलेशन के हो चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा से निश्चिंत हैं। पर एक बार फिर से जो सरकार कह रही है वो मैं भी फिर से दोहराना चाहता हूं कि इसको हम सरलता से न लें। इसके प्रति जितनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, ये मास्क लगाने की चिंता, ये दूरियों की चिंता, हम सबको बराबर अपना के रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को जीत पाएंगे, कोरोना से दुनिया को निजात पिला पाएंगे। प्रिकॉशन डोज के लिए हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 सेंटर हैं और अर्बन में हमने लगभग 39 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 500 का टारगेट एफसीडब्ल्यू के लिए हमने अलग बनाया है, एससीडब्ल्यू का अलग है और 60+ के लिए हम जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनको बोला गया है, जिनके पास मैसेज गए हैं और हम डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर से कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बात करेंगे कोरोना के तीसरी लहर को काबू में करने के लिए आज से बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं। इंदौर में 100 से ज्यादा प्रिकॉशन डोज देने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 50,000 से ज्यादा डोज लगाने के पहले दिन लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सबसे पहले बूस्टर डोज लगवाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, किस तरह का मैसेज आया था और पहला डोज आपने कब लगाया था और आज बूस्टर डोज लग चुका है क्या? बूस्टर डोज लग चुका है। दूसरा डोज 2 अप्रैल 21 को लगवाया था और मैसेज आ गया था कि आप एलिजिबल हो 10/1 को लगवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन में कोई शुरुआती समय में समस्या आई थी? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैम, आज से बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या समस्या आ रही, किस तरह से ये जो डोज हैं वो लगाए जा रहे हैं? जिन लोगों को पहले जो डोज लगा था वही लगाया जा रहा है, बूस्टर डोज कोई खास तरीके का है? नहीं, डोज तो वही लगाया जा रहा है। जिन्हें फर्स्ट में या सेकंड में कोविशील्ड लगाया उन्हें कोविशील्ड लगाया जा रहा है और जिनको कोवैक्सीन लगाया उन्हें कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। बहरहाल पिछली बार की तरह ही फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को सबसे पहले सहेजने की, सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। तो बहरहाल इसी
मापदंड के तहत आज से बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लगवाने के लिए विभिन्न सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं। इसी के माध्यम से, बूस्टर डोज के माध्यम से ही संक्रमण पर एक बार फिर से रोकथाम लगाई जाएगी। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजीआई की अध्यक्षता में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जांच कमेटी, जहां रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजीआई की अध्यक्षता में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जांच कमेटी, जहां रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। तो याचिका जो लगाई गई थी उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। और जिस तरीके से सुरक्षा में चूक का पूरा मामला है, यहां पंजाब सरकार को से भी जवाब तलब किया गया था और पंजाब सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि पहले सब कुछ क्लियर था, रास्ता बिल्कुल साफ था, पूरा वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जिस तरीके से चूक हुई है उसके चलते अब जो बीजेपी है वो भी काफी आक्रोशित है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, अब सुनवाई चल रही है पीएम के सुरक्षा चूक मामले में। जी देखिए रेणु, सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि मामले की सुनवाई फिलहाल खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिया है। विस्तृत आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें डीजी के जो फिलहाल जो डीआईजी हैं आईबी के, उनको शामिल किया गया है। एनआईए के आईजी को शामिल किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इनको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। चूंकि मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, हालांकि दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई उनमें अपनी अपनी कमेटी को बेस्ट बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात पंजाब सरकार की तरफ से पेश वकील डीएस पटवालिया ने यह कहा कि हमारी जो इंक्वायरी है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके हमारे अधिकारियों को केंद्र सरकार के द्वारा सो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश जारी किया है कि इस मामले में कमेटी के द्वारा जो जांच की जा रही है वो आगे ना बढ़ाई जाए, तो आखिर हमारे अधिकारियों को सो कॉज नोटिस क्यों भेजा गया। साथ मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि एसपीजी एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक होगा तो उनके पास यह अधिकार है कि वो उस स्टेट पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भेज सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई और यह बताया गया रीनू कि जांच जो है पंजाब सरकार इस पूरे मामले में तेजी से कर रही है, चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और ऐसे में ये उनके राज्य के लिए भी एक बड़ी बात है और इसीलिए पंजाब सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर बेहद गंभीर है। इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद गंभीर मामला है और ऐसे में जो आरोप देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को जब आमने सामने होते हुए देखा तो लगभग 15 मिनट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो आपस में चर्चा करते रहे और बहरहाल इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश जारी करते हुए ये कहा गया कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को फिलहाल रिपोर्ट करेगी। जांच की दिशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने हाथ में ले लिया है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि जो अभी विस्तृत आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में यह तय करेगा कि जो कमेटी है वो कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट फिलहाल दाखिल करेगी और इस कमेटी में और कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे। जी चूंकि मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया था केंद्र सरकार के वकील की तरफ से कि चूंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए को भी शामिल किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की ये तरफ से कहा गया कि जो चूक हुई है उसमें एसपीजी भी उतना ही जिम्मेदार है। पंजाब सरकार ये कह रही है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी गठन करता है तो वो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सुनवाई से पहले उनके अधिकारियों को दोषी करार देना ये गलत है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की। 3 लाख के इनामी नक्सली ने समर्पण किया है। टेकुल गुडम मुठभेड़ में शामिल था नक्सली। एलओएस डिप्टी कमांडर पांडुराम सवलम ने किया समर्पण। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप के सामने नक्सली ने समर्पण किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से। एलओएस डिप्टी कमांडर
जो नक्सली है पांडुराम सवलम, जिसने बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप के सामने सरेंडर किया है। बड़ी खबर, कई सारी वारदातों में ये शामिल था। 3 लाख का इनामी नक्सली था। टेकुलगुडम मुठभेड़ में शामिल था नक्सली। एलओएस डिप्टी कमांडर पांडुराम सवलम ने समर्पण कर दिया है। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप के सामने इसने समर्पण किया है। तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वाले अब जूट का जूता पहनकर ड्यूटी करेंगे। जी हां, बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वालों को रविवार को जूतों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंदिर में यह पहल की गई है। प्रधानमंत्री को पता चला था कि ठंड में सीआरपीएफ जवान, पुलिस सेवादार और सफाई कर्मी नंगे पांव ड्यूटी करते हैं। पीएम मोदी के निर्देश के बाद दिल्ली से जूट के 100 जूते सभी कर्मचारियों के लिए भेजे गए। ठंड के कारण नंगे पांव काम करने में जो परेशानी काशी विश्वनाथ मंदिर में इन कर्मियों को हो रही थी, वो जूट के जूतों को मिल जाने के बाद अब उनके काम में काफी हद तक सहूलियत मिल जाएगी। इन जूतों का उपयोग काशी विश्वनाथ धाम परिसर के अंदर किया जाएगा। और बात करेंगे रायपुर से खबर की, जहां कस्टम मिलिंग का काम धीमा। धान खरीदी केंद्रों में धान का हुआ जाम। अधिकांश समितियों में धान हुआ जाम। उठाव नहीं होने से बारिश में भीगेगा धान। समितियों ने मार्कफेड को लिखा पत्र। धान के उठाव में देरी की जानकारी दी गई है। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब धान खरीदी हो जाती है लेकिन धान का उठाव नहीं हो पाता है, और उस स्थिति में यदि बारिश हो जाती है तो एक बड़ी मात्रा है जो कि धान की खराब हो जाती है, सड़ जाती है, और जितना धान खराब होता है कहीं ना कहीं एक राजस्व को भी लंबा चूना लगता है। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।